अच्छा, आपने सत्यजीत रे के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा, उनकी फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी। वो अपने समय के महान फिल्मकार थे, निर्देशक थे और वो कहानियाँ भी लिखते थे। उनकी काफ़ी फिल्में मैंने देखी हैं, बट उनकी कहानियाँ मैंने कभी नहीं पढ़ी। ये समझ लीजिए कि कभी मौका ही नहीं मिला। आज आप लोगों के इस प्यार की वजह से मैं उनकी कहानियों को पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले उनकी कहानी सहपाठी आज मैं पढ़ूँगा। बता दूँ, सत्यजीत रे साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है भारत सरकार ने, और इसके अलावा उनको 200-300 अवार्ड्स मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं अलग अलग देशों से। तो उनके बारे में जितना आप जानेंगे उतना कम है। उनकी काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी फिल्में हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको पढ़कर आज का युवा लेखन और फिल्म मेकिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहता है, सीखता है। अपने आप में वो पूरे एक इंस्टीट्यूट हैं। तो शुरू करता हूँ आज उनकी कहानी सहपाठी। अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फ़ोन है? अभी इस समय किसका फ़ोन है भला? मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फ़ोन सुनकर स्वभावतः मोहित की त्योरियां चढ़ गईं। अरुणा ने बताया कि वो कभी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था तुम्हारे साथ। स्कूल में? अच्छा, क्या नाम बताया? उसने कहा कि बस जय नाम बताने से ही तुम समझ जाओगे। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वो बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है, और इसके साथ उनका चेहरा भी। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, लेकिन वो क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक था। गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेलकूद में आगे, हाई जंप में अव्वल। कभी कभी वो ताश के पत्तों का भी खेल दिखाया करता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई ख़ास लगाव वो महसूस नहीं कर रहा था। खैर, मोहित ने फ़ोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो, कौन? मोहित, मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही हूँ, तुम्हारा जयदेव बोस, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। भाई, अब आवाज़ से तो पहचान नहीं रहा हूँ। हाँ, चेहरा ज़रूर याद है। बताओ क्या बात है? अरे यार, तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो भाई। मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, यही बहुत है। अरे ये सब छोड़ो, बताओ बात क्या है? बस यूं ही थोड़ी ज़रूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा है। तो फिर ऐसा करो, तुम आज शाम को ही मिल लो। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आज आ जाओ। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। अच्छा, तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होंगी। अभी हाल ही में खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। हेडमास्टर गिरीन्द्र सुर की पैनी नज़र और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे हुए दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में ही कंपटीशन चलता रहता था। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर इन तीनों का ही बारी बारी कब्जा रहता। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक साथ ही पढ़ते रहते थे। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तब मोहित को जान पड़ता था कि ये दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था।
दरअसल उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली थी। बाद में ये दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक था और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी था। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेन गुप्ता है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ उसने 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई, उसकी यादों ने अपनी काफ़ी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई और सामने खड़ी दुनिया उसके सामने थी। अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए वो समझ गया कि वो आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है। दफ्तर का काम निपटाकर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर भी याद नहीं बची थी। यहाँ तक कि वो सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसके हाथ में एक पर्चा थमाया। ये किसी लेखन पुस्तिका से फाड़ा गया पन्ना था और मुड़ा हुआ था। इस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन से कहा, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं रहा, उसे अंदर आने को कहो। लेकिन उसके दूसरे ही पल ये महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वो बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ला सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। वो आदमी अंदर आया और उसने कहा, अरे पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और इसको बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई थी कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक और कदम बढ़ा दिया था, जबकि वहां पर कोई सीढ़ी नहीं थी। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। उसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज, दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ा। कमीज की कॉलर से जो सूरत झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। उसके चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी हुई थी। माथे के ऊपर एक मस्सा, कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। उस आदमी ने ये सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए थे। ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। उस आदमी ने कहा, काफी बदल गया हूं ना? मोहित ने बैठने के लिए कहा, अरे बैठो, खड़े क्यों हो? मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद भी मोहित अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी थी। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं था। तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाता है? तुम्हें पहचानने में तो यार कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते में भी देख पाता ना तो तुम्हें पहचान लेता। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कॉलेज में था कि पिताजी भी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा और बाकी तो तुम्हें पता ही है। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो
तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों को वो आदमी बोल ही रहा था कि मोहित ने उसको बीच में टोका, चाय तो पियोगे? हाँ हाँ चाय तो पी लूँगा। मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। इसके साथ उसे ये सोचकर थोड़ी राहत मिली कि केक या मिठाई न भी हो तो कोई ख़ास बात नहीं, इस आदमी के लिए तो बिस्किट ही काफ़ी होंगे। उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें मैं याद करता रहा, तुम्हें क्या बताऊं। मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने आगे कहना शुरू किया, एलसीएम और जीसीएम की बातें याद हैं? मोहित को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। एलसीएम यानी पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी और जीसीएम यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद्र मितिर। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को ज़बरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है ना? अपने होठों के कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपकाकर मोहित ने ये जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य, ये सब बातें तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर ये जयदेव न हो तो इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चला? उस आदमी ने आगे कहा, यार देखो, स्कूली जीवन के वो 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे। वैसे दिन अब दोबारा नहीं आएंगे भाई। मोहित ने कहा, लेकिन यार ये बताओ, तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। हाँ, मैं तुमसे कोई 3-4 महीने ही छोटा हूँ, तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों ही गंजे हो गए थे सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धंस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज़ कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम करते नहीं। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली उसकी दलाली। किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं ना, देह ढरे का डंडा। बस देखना है कि ये देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। इस बीच विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ सौंदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन अपने सहपाठी की इससे टूटी फूटी तस्वीर देखकर वो क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज़ा उसे नहीं हो पाया। आगंतुक ने पूछा, तुम नहीं लोगे? मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं यार, बस अभी मैंने पी है। तो ऐसा करो, संदेश तो ले लो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम तो शुरू करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और इसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, यार देखो मोहित, बेटे का इम्तिहान सर पर है, और मेरी परेशानी ये है कि उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, मोहित समझ गया था। इसके आने के पहले ही उसे समझ जाना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और उसके लिए प्रार्थना। आखिर ये कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर भी पिंड छूट सके तो वो खुशकिस्मती ही होगी, और अगर ये मदद नहीं दी गई तो ये बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता था। आगंतुक ने आगे कहा, पता है मेरा बेटा बहुत होशियार है। अगर उसे अभी ये मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ गया। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा, और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कोई मेल नहीं। इसलिए कह रहा था कि यार, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो आई एम सॉरी यार। क्या?
मोहित ने मन ही मन ये सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वो एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास ना कैश नहीं है, तो मैं कल आ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कलकत्ता के बाहर रहूँगा, 3 दिनों बाद लौटूंगा, तुम रविवार को आओ। रविवार को? आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था, ये वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के लिए 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही, ठीक है, मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? रविवार को सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी थी। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर में एक मित्र के यहाँ उनके बागान बाड़ी में जाकर सप्ताह का आनंद उठाएगा। वहाँ 2-3 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट आएगा। इसलिए वो भला आदमी जब रविवार की सुबह घर आएगा तो मुझे मिल ही नहीं पाएगा। इस बहाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मोहित ने 2 टूक शब्द में उसे ना कह दिया होता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी था। रविवार को उससे मुलाकात न होने के बावजूद वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा कि कमरे में एक और सज्जन आए। ये मोहित के अंतरंग मित्र थे, वाणीकांत सेन। 2 अन्य सज्जनों के आने की बात और है, इसके बाद वही ताश का अड्डा जमेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नज़रों से देखा। मोहित इसे भांप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ। ये कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तू मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूँगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाणीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, यह आदमी तुमसे तू कहकर बातें कर रहा था, बात क्या है? यार इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा है, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया। कौन है ये आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुकशेल्फ की ओर बढ़ गया और उससे एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाल लाया। फिर इसका एक पन्ना उलटकर वाणीकांत के सामने बढ़ा दिया। ये तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए हैं, मोहित ने बताया। ये 5 कौन हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? रुको जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नज़दीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाणीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर खड़े इस लड़के की तरफ अच्छे से देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नज़दीक लाकर वाणीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वो भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठकर गया, मोहित ने बताया। स्कूल से तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे। एल्बम को तेजी से बंद करके इसे सोफे पर फेंकते हुए वाणीकांत ने फिर कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-20 बार रेस के मैदान में देखा है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मोहित ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में उसने उसे बताया। अरे थाने में खबर कर दो, वाणीकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो बन गया है। अब इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआरी बन पाना नामुमकिन है, असंभव है। मोहित होले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद ये इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताज़े अंडे, पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन
और सीने से तकिया लगाकर ताश खेलकर मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी आए थे। कुछ कहकर गए हैं? जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब वो नहीं आएगा, पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत सिर्फ रात भर के लिए टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और पर्चा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोल कर देखा। ये 2-3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। मोहित भाई, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो भी कुछ बन सके इसके हाथों में दे दें। काफ़ी तुम्हारी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ तुम्हारा जय। मोहित समझ गया अब कोई चारा नहीं, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ। थोड़ी देर के बाद एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाल इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद करके नीचे बैठक खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बोस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना, ठीक है? लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाली जेब में। ट्राम में जाओगे या बस में? जी पैदल। तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्ट्रीट में। अरे तो भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने के लिए कहा है। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूँगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला गया। आज वो अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत खुश भी। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। तो जी ये थी आज की कहानी सहपाठी, जिसको लिखा था सत्यजीत रे साहब ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इनकी अन्य कहानियां भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।